नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे आप लोग और हमारे इस चैनल से बहुत अच्छे ढंग से आप लोग पढ़ रहे होंगे। जैसा हमने आपको वादा किया था कि हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहां वीडियो के माध्यम से करवाएंगे और शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का पीडीएफ बना के, नोट्स बना के डिस्क्रिप्शन में पहुंचा देंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे उसको, जिससे आपको वो नोट्स प्राप्त हो सके और आप इन नोट्स और इन वीडियोस के माध्यम से 90% के आसपास पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट में 90% के आसपास ला सके। इसी क्रम में मैं आज लेके चलता हूं आपको अध्याय 3, जिसका शीर्षक है नियोजित विकास की राजनीति। ये दूसरी किताब जिसका शीर्षक है स्वतंत्र भारत की राजनीति। इस शीर्षक की किताब का ये तीसरा अध्याय है, जिसको हम कहते हैं नियोजित विकास की राजनीति, या जिसका शीर्षक है नियोजित विकास की राजनीति। चलिए इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसके 2 वीडियो हम पहले बना के डाल चुके हैं। इसे विस्तार से हमने वहां समझाया है। यदि आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देखकर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें, और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तब फिर कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। हाँ, एक इंपॉर्टेंट सूचना, जिन स्टूडेंट्स ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चंस की ओर कि इस पाठ में हम लोग कौन कौन से क्वेश्चंस देखेंगे। उससे पहले एक रूपरेखा इसकी समझ लेते हैं कि भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके सामने बहुत सारी समस्याएं थी, और उन बहुत सारी समस्याओं में से एक समस्या थी आर्थिक विकास करने की। अब आर्थिक विकास किस तरीके से किया जाए और किन योजनाओं के माध्यम से किया जाए, भारत इस असमंजस में था। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत के सामने 2 विकल्प थे। या तो वो उदारवादी, पूंजीवादी विकल्प को चुने, जिसका नेतृत्व कर रहा था अमेरिका, और दूसरा था समाजवादी विकल्प जिसका नेतृत्व कर रहा था सोवियत संघ। पूंजीवाद और समाजवाद के बारे में हम लोग कई बार विस्तार से बता चुके हैं, तो यहां पूंजीवाद और समाजवाद की चर्चा नहीं करेंगे। सीधे चलते हैं कि समाजवादी जो व्यवस्था भारत ने अपनाई कहीं ना कहीं समाजवादी व्यवस्था से प्रेरित थी, पूरी तरीके से समाजवादी नहीं थी। तो समाजवादी व्यवस्था से प्रेरित होकर हमने जो व्यवस्था अपनाई उसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहीं से बनता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या प्रमुख चीज होती है? चलिए देख लेते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम एक साथ उत्पादन में सहयोग करते हैं, यानी देश के विकास में सहयोग करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो दूसरे तरीके से इसको समझ लीजिए कि देश के विकास के लिए, गरीब मनुष्य के विकास के लिए सरकार भी कार्य करेगी और निजी व्यक्ति भी कार्य करेगा। निजी व्यक्ति जब कार्य करता है, जब व्यापार करता है, तो उसका व्यापार करने का केवल एक ही लक्ष्य होता है, उस व्यापार से लाभ कमाना। लेकिन जब समाज में लोग ज्यादा गरीब होते हैं तब सरकार को
अपने विकास के लिए और अपनी विकास योजनाओं को खुद अपने कंधे पर उठाना पड़ता है और अपने कंधे पर लेकर ही विकास को आगे बढ़ाना पड़ता है। इसमें सार्वजनिक उपक्रम यानी सरकार उन उपक्रमों को लगाती है जिनसे विकास को गति मिल सके। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में अब जो निजी क्षेत्र हैं वो किसकी देन है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की देन है। और जो सार्वजनिक उपक्रम है वो किसकी देन है? समाजवादी अर्थव्यवस्था की देन है। लेकिन भारत ने क्या अपनाया? मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई, यानी निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों को मिलाया। इसमें महत्व सार्वजनिक स्थान को ज्यादा दिया गया, निजी क्षेत्र को थोड़ा सा कम दिया गया। इसीलिए कहा गया कि भारत का जो रुझान है वो समाजवादी व्यवस्था की तरफ अधिक है। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, जहां पर निजी क्षेत्र का व्यक्ति भी उपक्रम लगाता है और सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत यानी सरकार भी उपक्रम लगाती है और दोनों उपक्रम समानांतर क्रम से चलते रहते हैं। ऐसे या इसको ऐसे मान लीजिए कि ऐसी जगह है जहां पर मुनाफा नहीं होता है वहां पर निजी क्षेत्र के लोग उपक्रम नहीं लगाते हैं, तब वहां पर उन क्षेत्रों पर उपक्रम लगाने की जिम्मेवारी सार्वजनिक क्षेत्र की हो जाती है। इस तरीके से विकास के एक मध्यम मार्ग को चुना भारत ने। इस मध्यम मार्ग के माध्यम से ही भारत अपने विकास के पथ पर चल पड़ा। ठीक है ना? चलिए, अब एक नई चीज आती है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये नया पदबंध है। पहले हम लोग जानते थे योजना आयोग। योजना आयोग क्या होती है? तो योजना आयोग की जगह 1 जनवरी 1915 से उस आयोग का नाम चेंज कर दिया गया है, उसको परिवर्तित कर दिया गया है नीति आयोग में। जब वो नीति आयोग बन गया तो अब ये क्वेश्चन बनता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। समझ लीजिए, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वहीं पे अगला क्वेश्चन आता है कि नीति आयोग क्या है? नीति आयोग क्या है? तो इसको समझ लीजिए कि योजना आयोग का परिवर्तित नाम ही नीति आयोग है, या कह लीजिए कि नीति आयोग योजना आयोग को कुछ अन्य कार्य भी सौंपे गए, उसका रूपांतरण कर दिया गया, तब उसका नाम रखा गया नीति आयोग। बस इससे ज्यादा यहां आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, अब अगला हम लोग देख लेते हैं कि ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? यानी कि जो ऑपरेशन फ्लड चलाया गया, ये ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, किस वस्तु से संबंधित है? तो इसको समझ लीजिए कि ये दूध से संबंधित है, दूध उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। किससे है? दूध उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। कौन सा? ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। क्लियर हो गया? चलिए, अब आगे चलते हैं कि सोवियत संघ ने भारत में निम्नलिखित 2 इस्पात कारखाने स्थापित करने में मदद की। कौन से हैं वो इस्पात कारखाने? सोवियत संघ ने भारत में निम्नलिखित 2 इस्पात कारखाने स्थापित करने में मदद की। कौन कौन से हैं वो इस्पात कारखाने? नंबर 1 भिलाई इस्पात कारखाना, नंबर 2 बोकारो इस्पात कारखाना। क्लियर?
भारत के जो इस्पात कारखाने लगे हैं उनको लगाने में सोवियत संघ ने मदद की। वो कौन कौन से कारखाने हैं? नंबर 1 भिलाई और नंबर 2 बोकारो। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं कि नीति आयोग में जो नीति रखी गई है, नीति का फुल फॉर्म क्या है? नीति का फुल फॉर्म क्या है? तो नीति को हम लोग जानते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? नीति आयोग। नीति आयोग में नीति का जो फुल फॉर्म है उसे कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्लियर? और इस आयोग को कब बनाया गया? 1 जनवरी 2015 से इसको लागू किया गया, या 2015 को इसे बनाया गया। क्लियर? चलिए, क्योंकि आपको योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर समझना पड़ेगा कि किस तरीके से ये बनाया गया और इसके कार्यों में क्या वृद्धि हो गई। चलिए इसमें देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन है श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? भारत में जो श्वेत क्रांति हुई, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड अभी आपको बताया, ऑपरेशन फ्लड का ही दूसरा नाम है श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? वो है वर्गीज कुरियन। किसको? वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो वर्गीज कुरियन को माना जाता है। और यहीं से एक दूसरा क्वेश्चन भी बनता है कि भारत के मिल्कमैन का नाम बताइए। भारत के मिल्कमैन का नाम बताइए। यदि ये क्वेश्चन आता है तब भी उसका आंसर होगा वर्गीज कुरियन, क्योंकि उन्हीं को श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं और उन्हीं को भारत का मिल्कमैन कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का मिल्कमैन कहते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि ये बॉम्बे प्लान क्या है। क्या है ये बॉम्बे प्लान और इसे हम कैसे जानते हैं? ठीक है, तो बॉम्बे प्लान क्या है या बॉम्बे प्लान किसे कहते हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं। 1944 में यानी कि स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के बाद नहीं, स्वतंत्रता के पहले ही 1944 में उद्योगपतियों का एक समूह एकजुट हुआ। इस समूह ने देश में नियोजित विकास चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसी प्रस्ताव को बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? चलिए फिर से चलते हैं कि बॉम्बे प्लान में क्या था कि 1944 में उद्योगपतियों का एक समूह एकजुट हुआ। कहां एकजुट हुआ? बॉम्बे में एकजुट हुआ। कहां एकजुट हुआ? बॉम्बे में एकजुट हुआ। इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। एक प्रस्ताव ही तैयार कर लिया। किसके लिए? नियोजित विकास के लिए। और आज हम पढ़ के आ रहे हैं नियोजित विकास की राजनीति, तो बॉम्बे प्लान यहां जानना अत्यंत आवश्यक है। इन्होंने तैयार किया और इसी प्रस्ताव को बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं और इन्होंने इसको ब्रिटिश सरकार को सौंपा और कहा कि भारत में जो विकास है उसे नियोजित तरीके से करने की आवश्यकता है। नियोजन के साथ यदि विकास होगा। हो क्या रहा था उस दौरान कि विकास की कोई भी योजना शुरू हो जाती थी, कभी भी खत्म हो जाती थी, कैसे चलती थी, ये इन उद्योगपतियों को समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके का विकास चल रहा है। तब इन्होंने बहुत बैठ के मंथन किया। मंथन करने के बाद इन्हें लगा कि देश में विकास तभी संभव है जब विकास योजनागत ढंग से किया जाए, यानी नियोजित ढंग से किया जाए, तभी विकास
संभव होगा, अन्यथा विकास संभव नहीं होगा। तब इन्होंने एक प्लान तैयार किया, एक प्लान बनाया और उस प्लान को ब्रिटिश सरकार को सौंपा। इसी को क्या कहते हैं? बॉम्बे प्लान कहते हैं। क्लियर हुआ ना बॉम्बे प्लान? चलिए अब बॉम्बे प्लान से आगे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में नियोजन के किन्हीं दो उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। क्या है? भारत में नियोजन के किन्हीं दो उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। यानी कि जब हम नियोजित व्यवस्था अपना रहे हैं तो उसके उद्देश्य भी निर्धारित कर लिए थे कि जब हम पहले से उद्देश्य निर्धारित कर लेंगे तभी तो उसका परिणाम देखने में आएगा कि उद्देश्य और परिणामों में कितना अंतर हो रहा है। यदि हमने जो उद्देश्य स्थापित किया वही परिणाम हमें मिल जा रहा है तो निश्चित तौर से हम अपने कार्य में सफल हुए और 100% सफल हुए। लेकिन जितना कम परिणाम मिलता है उतनी सफलता हमारी कम हो जाती है। चलिए तो देख लेते हैं दो उद्देश्य क्या थे। नंबर 1, आर्थिक विकास की दर में वृद्धि। क्या? नंबर 1, आर्थिक विकास की दर में वृद्धि, यानी कि विकास तेजी से हो, उसकी दर बढ़ जाए। और दूसरा था शिक्षा का प्रसार। दूसरा क्या था? शिक्षा का प्रसार, यानी कि शिक्षा का प्रसार भी हो और आर्थिक विकास भी हो। ये दो मुख्य उद्देश्य थे। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे उद्देश्य थे, लेकिन चूंकि इस प्रश्न में दो ही उद्देश्य पूछे जा रहे हैं इसलिए हम दो ही उद्देश्य बता रहे हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं दो मुख्य प्रचलित अवधारणाओं की तरफ कि वो अवधारणाएं क्या हैं और उन्हें हम कैसे समझ सकते हैं। ठीक है ना? चलिए देख लेते हैं। कौन सी अवधारणा? वामपंथ से किसकी ओर संकेत किया जाता है? यानी वामपंथ क्या है? यदि क्वेश्चन आता है कि वामपंथ से किसकी ओर संकेत किया जाता है या कहा जाए कि वामपंथ क्या है, सभी में यही लिखेंगे। दोनों क्वेश्चंस के आंसर में यही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि ऐसी विचारधारा जो गरीब व पिछड़े समूह की तरफदारी करती है और इन्हें लाभ पहुंचाने वाली नीतियों का समर्थन करती है। समझिए आप? एक है पूंजीवादी विचारधारा, दक्षिणपंथी विचारधारा, एक है वामपंथी विचारधारा। दक्षिणपंथी विचारधारा कहती है कि सरकार को कोई कार्य नहीं करना चाहिए, सरकार को कम से कम कार्य करना चाहिए, सरकार को एक एम्पायर की भूमिका में होनी चाहिए। लेकिन वामपंथी विचारधारा क्या कहती है? वामपंथ क्या कहता है? वामपंथी विचारधारा के अनुसार गरीब व पिछड़े समूह की तरफदारी करते हैं। ये कहते हैं कि जो लोग गरीब हैं उनके साथ अन्याय हुआ है और गरीबों के लाभ के लिए या गरीबों को लाभ पहुंचाने वाली नीतियों का ये समर्थन करते हैं। ये कहते हैं कि सभी को अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करना चाहिए और उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको मिलना चाहिए। ये इनका ध्येय वाक्य है। ये इसको पाना चाहते हैं कि जैसे यदि प्रोफेसर है तो प्रोफेसर जाके बच्चों को पढ़ाए, सारा दिन पढ़ाए, लौट के आके अपना खाना खाए और घर में लेट जाए। खाना 2 रोटी, 1 रोटी, 4 रोटी जितनी भी खाता है वो खाए। और एक मजदूर है वो भी दिन भर काम करे, विकास के कार्यों में लगा रहे और शाम के आके रोटी खाए और अपना घर पे रहे। ये जो सार्वजनिक बात कर रहे हैं उसका अर्थ ये है कि जो जितना योग्य होगा उसे उतना ही कम मिलेगा। यानी जो मानसिक कार्य करेगा उसका मूल्य कम होगा क्योंकि उसे कम रोटियां खानी है, कम श्रम किया है। और जो ज्यादा श्रम किया है वो ज्यादा रोटियां खाएगा, मतलब उसको ज्यादा प्रतिफल मिलेगा। तो ये विचारधारा पूंजीवाद के एकदम विपरीत विचारधारा है। जबकि पूंजीवाद में क्या कहा जाता है
कि जो व्यक्ति जितना योग्य होगा, जितनी मानसिक योग्यता रखता होगा, उसको प्रतिफल उतना ही ज्यादा मिलेगा। यदि प्रोफेसर है तो उसकी तनख्वाह लाखों डॉलर में होगी, और यदि वो मजदूर है तो उसकी तनख्वाह बहुत कम होगी। तो ये निश्चित तौर से समझ में आ गया होगा आपको कि पूंजीवाद क्या होता है या वामपंथ क्या होता है। दोनों चीजें आपको समझा दी मैंने। चलिए, यहां खैर इतना नहीं समझाना था। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमने आपको बताया कि भारत ने कौन सी व्यवस्था अपनाई? मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई। और मिश्रित अर्थव्यवस्था की क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की दो विशेषताएं बताइए। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की दो विशेषताएं क्या हैं? नंबर एक विशेषता है कि उत्पादन के साधनों पर सरकार तथा निजी उद्यमियों का आधिपत्य होता है। इसमें क्या होता है? उत्पादन के साधनों पर सरकार तथा निजी उद्यमियों का आधिपत्य होता है। और दूसरा इसमें क्या होता है कि उत्पादन जनता के लाभ और कल्याण दोनों उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यानी कि जो उत्पादन हो रहा है इसमें जनता का लाभ भी होना चाहिए और जनता का कल्याण भी होना चाहिए। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं कल्याणकारी राज्य की ओर भी ले जाती है और पूंजीवादी राज्य की ओर भी ले जाती है। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो विकास या नियोजित विकास प्रारंभ हुआ, ये पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत इसको प्रारंभ किया गया। और पंचवर्षीय योजनाएं कहां से ली गई थी? ये सोवियत संघ से ली गई थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना, कई बार पूछा जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना पर, पहली पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें किस क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया गया या किस क्षेत्र को वरीयता दी गई? तो ये मान लीजिए आप कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्रोत्साहन दिया गया, कृषि को महत्व दिया गया और कृषि के प्रोत्साहन के लिए ही कार्य किए गए। जबकि उसके 5 साल बाद जो दूसरी पंचवर्षीय योजना आई उसमें सारी चीजें बदल गई। इसमें क्या हो रहा था? इसको बनाने वाले थे पीसी महालनोबिस। ये याद रखिएगा, कई बार ये पूछ लिया जाता है। और इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना को में क्या किया गया? उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया, बड़े बड़े उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया। तो इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देश में बड़े बड़े उद्योग लगाए गए। माननीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसके लिए कहा था कि ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं। यानी बड़ी परियोजना या बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो होती हैं, जिनके उद्देश्य से अधिक होते हैं, उन बहुउद्देशीय परियोजनाएं जब भारत में स्थापित की गई और इन परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए बहुत सारा पैसा इसमें लगाया गया। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं। मंदिर यानी कि महान चीज, बड़ी चीज। तो ये जो महानता की चीज थी, ये थे दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसका प्रारंभ किया गया। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण पंथ से क्या तात्पर्य है? दक्षिण पंथ क्या है? वाम पंथ तो वो हो गया, लेकिन दक्षिण पंथ क्या है? तो दक्षिण पंथ क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। दक्षिण पंथ विश्वास करता है कि खुली प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए ही प्रगति हो सकती है। क्या कह रहे हैं ये विश्वास क्या कर रहे हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, मार्केट में खुली प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए ही देश की प्रगति संभव है। बगैर बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के प्रगति संभव नहीं हो सकती और सरकार को आवश्यक होने पर ही हस्तक्षेप करना चाहिए। जब सरकार को लगे कि एक व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है, तभी सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। यानी सरकार को क्या करना चाहिए?
अंपायर की भूमिका में रहना चाहिए। जब सरकार अंपायर की भूमिका में रहेगी तभी देश का विकास संभव है, व्यक्ति का विकास संभव है। इसको क्या कहा जाता है? इसको दक्षिणपंथी विचारधारा कहा जाता है। अब ये आई कहां से? तो ये आप बहुत प्राचीन काल की बात है कि दक्षिणपंथी लोग एक साइड बैठ जाया करते थे संसद में और वामपंथी एक साइड बैठ जाया करते थे। एक विचारधारा के लोग एक साइड बैठ जाते थे और दूसरी विचारधारा के दूसरी साइड बैठ जाते थे। जो बाईं साइड बैठ जाते थे उनको वामपंथी बोला जाने लगा, मतलब बाएं हाथ की तरफ बैठ रहे थे इसलिए उनको वामपंथी बोला जाने लगा। और जो दक्षिण की तरफ बैठ रहे थे उनको दक्षिणपंथी बोला जाने लगा। और इस तरीके से ये पदबंध नए गढ़े गए। जो दक्षिणपंथी हैं वो पूंजीवाद को बढ़ावा देते हैं, जबकि जो वामपंथी हैं वो समाजवाद को प्रोत्साहित करते हैं। चलिए, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है केरल मॉडल। केरल मॉडल क्या है जरा देख लेते हैं। केरल मॉडल में किस बात पर बल दिया जाता है, यानी केरल मॉडल क्या है? विकास के केरल मॉडल की बड़ी चर्चा मिलती है, इसलिए आज हम विकास के केरल मॉडल को समझ लेते हैं कि विकास का केरल मॉडल है क्या। केरल मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार और कारगर खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन पर अधिक बल दिया जाता है। यानी ये वामपंथ की ओर देखता है। ये कहता है कि समाज में कल्याण की योजनाएं लागू होनी चाहिए और सरकार को ही सारे कार्य करना चाहिए। इसी को विकास का केरल मॉडल कहते हैं। केरल मॉडल में सारी चीजें जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, भूमि सुधार है, इनका बड़ी तेजी से विकास किया गया और खाद्य का जो कारगर वितरण है और गरीबी का जो उन्मूलन है इस पर अत्यधिक बल दिया जाता है। चलिए अब देखते हैं कि हरित क्रांति, अभी हमने क्या पढ़ा? श्वेत क्रांति। अब भारत में एक और क्रांति हुई जिसको क्या कहा गया? हरित क्रांति। हरित क्रांति मुख्य रूप से कौन से अनाज का उत्पादन बढ़ा, यानी कि हरित क्रांति में मुख्य रूप से किस अनाज का उत्पादन बढ़ा? तो हरित क्रांति में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन बढ़ा। ये पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और गेहूं का उत्पादन बढ़ा। अब आते हैं कि पॉस्को प्लांट कहां स्थित है। पॉस्को पूछ लिया जाता कई बार, पॉस्को प्लांट कहां स्थित है? तो पॉस्को प्लांट उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, बहुत सारा इस्पात पाया जाता है, इसलिए भारत के लिए उड़ीसा बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहीं पे आ जाता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में प्रारंभ हुई। कब प्रारंभ हुई? 1956 में प्रारंभ हुई। हाँ, एक चीज और समझ लीजिए कि हमारे यहां क्रांतियां बहुत सारी हुई हैं। उसको आप देख लीजिए कि श्वेत क्रांति दूध से संबंधित, पीली क्रांति किससे संबंधित? सरसों से संबंधित, नीली क्रांति किससे संबंधित? मछली से संबंधित, भूरी क्रांति किससे संबंधित? देख के बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ जवाब नहीं देख रहे हैं। तो भूरी क्रांति हमको देखकर बताइए कि भूरी क्रांति कहां से है। तो हरित क्रांति हो गई, पीली क्रांति हो गई, नीली क्रांति हो गई, श्वेत क्रांति हो गई, ये सारी क्रांतियां हमने आपको बता दी। आप हमको भूरी क्रांति देख के बताइए कि भूरी क्रांति कहां से है। अब आपको ये सारा, इसमें जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैक्सिमम वो हमने समझा दिए। अगर आपको और भी ज्यादा विस्तार से पढ़ना है तो आप हमारे पुराने वीडियो में जाके देखिए जिनमें हमने विस्तार से इसको समझाया है। यहां केवल हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ाने के लिए आए थे। इसमें शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो बना के हमने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप खोल के उसको पढ़ सकते हैं। हाँ,
अब हम लोग देख लेते हैं एक महत्वपूर्ण सूचना कि जिन छात्रों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों को, सहपाठियों को इस वीडियो को शेयर करिए। आज का टॉपिक यहीं तक। कल अगले टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होंगे। यदि कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में आके वो समस्या बताइए, हम उसके निराकरण का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।